हाय गाइस, आज का मैं जो ये अपना वीडियो है मैं बनाने जा रही हूँ कि कनाडा के अंदर आपको जॉब कैसे ढूंढनी है। स्पेशली आई बी टॉकिंग अबाउट आईटी जॉब्स, बट अगर आप किसी और फील्ड के अंदर है तो हो सकता है ये पॉइंट्स आपकी हेल्प कर दे, जो आपकी जॉब सर्च है उसको एक्सेलरेट करने के लिए। आई बी टॉकिंग अबाउट आईटी जॉब स्पेसिफिकली हेयर। मैंने इंडिया के अंदर काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं और मैंने कनाडा में भी अप्रोक्सीमेटली 10 और 10+ कंपनीज के लिए ही इंटरव्यूज़ किए होंगे। उसके बाद मैंने जाके जॉब स्टार्ट करी है। तो मैं एक आपको कंपैरिजन देने की कोशिश करूंगी, मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है कि मैंने क्या क्या डिफरेंसेस जो हैं वो मुझे लगे हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज मुझे यहाँ पे लगी है जॉब को ढूंढते हुए। तो अगर आप या आपका कोई नॉन पर्सन जो कि कनाडा में आ रहा है या कनाडा में आ चुका है, तो आई ट्राई टू हेल्प यू गाइज टू फाइंड आउट अ वेरी गुड जॉब ओवर हेयर। और जो जो मैंने डिफिकल्टी फेस करी है मैं वो भी बताऊंगी आपको। और अगर मुझे दोबारा मौका मिलता कि मैं दोबारा इंडिया में वापस जा सकती और दोबारा से ही अपना जॉब हंट कर सकती, तो मैं क्या क्या बेटर करती। आई होप दिस हेल्प यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरी लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इजीएस्ट पॉइंट भी है, इट्स अबाउट कनेक्शंस। तो आपने ये सब जगह से सुना होगा कि यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है, जितने ज़्यादा आप कनेक्शंस बनाओगे तो उतना ज़्यादा आपको जल्दी हेल्प हो जाएगी जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपको कोई रिक्रूटमेंट कोई पर्सन ही हेल्प करेगा ना यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। तो कनेक्शंस बनाने के लिए वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जाओ, जैसे अगर आप कनाडा आ रहे हो या आप किसी और कंट्री भी जा रहे हो, आप वहाँ पे फिल्टर लगाओ लोकेशन का, आप वहाँ पे रिक्रूटर सर्च करो। जैसे आईटी के लिए आप टेक्निकल रिक्रूटर नाम लिख के सर्च करोगे तो आपको काफ़ी पीपल मिल जाएंगे। आप उनकी पोस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन फ्रिक्वेंटली पोस्ट डालता रहता है कि हायरिंग के लिए, तो आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। और एक जो मेरा एड ऑन रहेगा सजेशन इसके साथ, कि आप उनको मैसेज लिख के भेजो। इट्स लाइक आई विल बी ट्रैवलिंग टू कनाडा इन नियर फ्यूचर, और आई एम ऑलरेडी इन कनाडा एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब, so let's get connected and figure out if you have something, some job opening for me. तो ये आप अगर इंडिया में भी हैं और अगर आप सोच ही रहे हैं, आपका डिसाइडेड भी नहीं है कि आपने आना है या नहीं आना है या कब तक आना है, फिर भी आप ये इजीएस्ट तरीका है जो आप मतलब बैठे बैठे करते रहो डेली। मैंने ऐसा किया था जब मेरा पीआर प्रोसेस चल रहा था, तो मैं लिंक्डइन पर बैठकर रिक्रूटर्स ढूंढती रहती थी और मैं उनको रिक्वेस्ट करती रहती थी। क्योंकि जिस दिन आप जॉब ढूंढने जाओगे ना, दीज पीपल आर द की टू गेट द जॉब ओवर हेयर। ये आपका एंट्री पॉइंट होंगे इस मार्केट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। और ये आप सब कर सकते हैं, चाहे आप आईटी में हैं चाहे आप किसी और फील्ड में। अपने फील्ड के रिक्रूटर्स को रिक्वेस्ट भेजो और उनके साथ कनेक्टेड हो जाओ। तो सेकंड पॉइंट जो मेरा रहेगा वो है अपना रिज्यूमे बनाना। तो आपने ये बहुत सुना होगा आसपास से, कनाडा फॉर्मेट का रिज्यूमे बनाओ, और सब बोलते हैं कि ये कनाडा फॉर्मेट क्या है। तो मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में ना अपना जॉब हंट के बाद कि क्या था बना। तो मैंने भी लिया था औरों की बातें सुन के कि कनाडा फॉर्मेट का चाहिए, मैंने भी अपना एडिटिंग कर ली कि ठीक है। तो लेकिन क्यों चाहिए? देखो, कनाडा के अंदर आपका रिज्यूमे इंडिया में जितना ध्यान दिया जाता है रिज्यूमे में, कनाडा में उससे ज़्यादा दिया जाता है। कनाडा में मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका जो जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपका जो सबसे पहला राउंड होगा, 99.9% वो आपके रिज्यूमे के ऊपर होगा। जहाँ पे आपका जो टेक्निकल रिक्रूटर होगा वो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का कॉल आपके साथ रखेगा। एंड इसमें सिर्फ वो क्या करेगा, आपका रिज्यूमे खोल के बैठ जाएगा एंड ही विल आस्क अबाउट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर रिज्यूमे। इंडिया में टेक्निकल रिक्रूटर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे टेक्निकल रिक्रूटर्स को बहुत ज़्यादा पता होता है। इफ़ दे आर हायरिंग अ डेवलपर, उनको पता होगा कि फ्रंट एंड में ये टेक्नोलॉजीज हैं। तो वो आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करेगा। लाइक आपने इसमें कौन सी कंपनी में काम किया है, कितने ईयर्स काम किया है, तो वो ऐसे क्वेश्चन करेगा। इट्स लाइक ही इज डूइंग एन एनालिसिस ऑफ योर रिज्यूमे, कि आपने जो उसमें लिखा है वो सही भी है कि नहीं। और काफ़ी लोग आपको उसमें से क्वेश्चन भी पुट अप करेंगे, चाहे वो रिक्रूटर्स हैं, वो टेक्निकल लोग नहीं है, बट उनके पास आई थिंक कुछ तो होता है, लाइक दे हैव सम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो वो ट्राई आउट करेंगे पहचानने का कि यू आर रियल और यू आर अनरियल। तो इसलिए रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसलिए अब ट्राई करो, मतलब जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम डिटेल्स अपने रिज्यूमे में रखो इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो इस रिज्यूमे में आपकी हेल्प करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी रिज्यूमे के लिए। आप उससे रेफरेंस लेके अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपने जिस चीज़ पे भी काम किया है, ट्राई टू कीप इट इन योर रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे बोलना चाहिए कि आपने क्या क्या काम किया है।
एंड माई थर्ड पॉइंट, इट इज़ अगेन अबाउट द रिज्यूमे, इज़ योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल, आप अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो आप प्लीज़ उसमें मल्टीपल कॉन्टेक्ट नंबर्स रखो, ताकि अगर इंटरव्यूज़ इन केस आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर पे रीच नहीं कर पा रहे तो वो दूसरे पे रीच आउट कर लें। और अगर आपका कुछ गिट का यूआरएल है या कुछ भी आपने पोर्टफोलियो है आपका किसी तरह का, तो आप उसमें सारे यूआरएल जो है वो रखने की कोशिश करो। ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप लोग इंडिया में हैं तो आपके पास कनाडा का फ़ोन नंबर नहीं होगा और आप अपना इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन रीचिंग आउट टू अ पर्सन ना जो इंडिया में बैठा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक ऐप्स हैं, मैंने भी यूज़ करी थी, तो आप उस पर वर्चुअल नंबर खरीद सकते हैं। जैसे टेक्स्ट नाउ है, फोंगो है और वाइबर है। तो इनमें आपका क्या है कि वर्चुअल नंबर रजिस्टर हो जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ एक पेड भी हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। मैंने पर्सनली टेक्स्ट नाउ यूज़ करी थी, इनफैक्ट मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, जबकि मेरे पास फिजिकल नंबर है कनाडा का, जस्ट एज अ बैकअप नंबर और अल्टरनेट नंबर। तो आप एक जो है नंबर क्रिएट कर लें। अगर आपके पास कनाडा में है तो आपके पास ऑलरेडी होगा, तो आप यूज़ कर लें अपने रिज्यूमे में। बट अगर इंडिया में है तो किसी ऐप से वर्चुअल नंबर जो है वो ले लें आप और उसको अपने सीवी में लगाएं और उस नंबर को एक्टिव रखें। एंड मोर ओवर, जब आप अगर इंडिया में हैं तो आपको जो कॉल्स होगा, तो जैसे आपको पता ही है कि टाइम का कितना डिफरेंस रहता है यहाँ पे, तो मोस्टली आपको कॉल जो है इंडिया में रात में आया करेगा, तो उस टाइम पे एक्टिव रहने की कोशिश करें ताकि आप रिक्रूटर से बात कर सकें। सो माई नेक्स्ट पॉइंट वुड बी टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स ऑन लिंक्डइन एंड इंडीड। कनाडा के अंदर जो मोस्टली यूज़ होता है ना जॉब के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए, वो है लिंक्डइन एंड इंडीड। इंडिया में हम Naukri.com वगैरह यूज़ करते हैं जो ज़्यादा फेमस है, या ग्लासडोर भी है। बट यहाँ पे मैंने जो देखा है, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट पोर्टल फॉर जॉब्स। उसके बाद आप इंडीड पे भी ट्राई कर सकते हैं, इंडीड से भी रिस्पॉन्स आ जाते हैं, बट लिंक्डइन से जो है वो बेस्ट आते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग रहती है एज़ कम्पेयर टू इंडीड। तो फिर आप मतलब जैसे अगर आपका टाइम आने वाला है, लाइक आप 1 मंथ बाद यहाँ आ रहे हैं, 1.5 महीने या 2 महीने बाद आ रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो आप लिंक्डइन पे भर भर के अप्लाई करो, जितना कर सकते हो उतना ज़्यादा अप्लाई करो, क्योंकि जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा लोग आपको रीच बैक करेंगे या आपके साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे। तो बिना काउंट किए अप्लाई करो। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं आज मैंने 10 जॉब अप्लाई करी, कल मैं 20 अप्लाई करूँगा। काउंटलेस अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे इतनी भी जॉब्स नहीं है जितनी इंडिया में होती है। ये मैं हमेशा कहती हूँ और मैं कहती रहूँगी, इतनी जॉब्स नहीं है यहाँ पे जितनी इंडिया में होती हैं। तो आप अप्लाई करते रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप एवरी डे अप्लाई करो। ऐसे मत सोचो कि सुबह कर दी थी अब कल करूँगा। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके पास थोड़ा टाइम है, जब भी आप कर सकते हो, अप्लाई करते रहो। मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि यहाँ पे जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है, कैसे कैसे राउंड्स रखते हैं ये लोग, और क्या क्या बेसिकली फोकस रहता है इन लोगों का जब ये लोग मतलब एम्प्लॉय हायर कर रहे होते हैं। तो जो मैंने देखा है मोस्टली यहाँ पे जो है नंबर ऑफ राउंड्स एज कम्पेयर टू इंडिया रिक्रूटमेंट थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि 99% ऑफ द टाइम जो फर्स्ट राउंड होता है वो यही होता है कि आपका जो टेक्निकल रिक्रूटर है सबसे पहले आपसे वो मीटिंग शेड्यूल करता है और वो उसको फर्स्ट राउंड ही मानते हैं, जिसमें वो सारा गो थ्रू करते हैं, जो उनका जेडी है और जो आपका रिज्यूमे है उस दोनों को मैच करते हैं कि कितना % मैचिंग है उनकी रिक्वायरमेंट के साथ। और अगर आपका लाइक 70+ मैच अगर हो जाता है तो फिर वो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड के लिए लाइक मैनेजर को और वगैरह टेक्निकल लीड्स वगैरह को आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देते हैं। और अगर उनको फॉरवर्ड करके लाइक उनको भी पसंद आ जाता है आपकी टेक्निकल जो टीम है उनको भी, तो फिर आपको वो नेक्स्ट राउंड शेड्यूल कर देते हैं। तो इंडिया में ये जो पहला राउंड होता है ना, जिसमें टेक्निकल रिक्रूटर आपसे प्रॉपर डिस्कशन करता है कि इंटरव्यू राउंड की तरह, वो नहीं होता है। वो लोग मोस्टली आपसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं, रिज्यूमे देख लिया, उनको मैचिंग लगा तो वो आ जाएंगे। इससे ज़्यादा इंडिया में मैंने नहीं देखा कभी भी, इतनी बार मैंने इंटरव्यूज़ दी हैं। बट यहाँ पे हमेशा ये फर्स्ट राउंड रहता है जिसमें वो प्रॉपर आपके रिज्यूमे में गो थ्रू करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है इंडिया वाले इंटरव्यू प्रोसेस में और यहाँ के इंटरव्यू प्रोसेस में, ठीक है। तो उसके बाद जब आपका ये फर्स्ट राउंड हो गया, उसके बाद जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। तो कोई कंपनी जैसे 2 टेक्निकल ले लेती हैं, कई कंपनी 3 टेक्निकल ले लेती हैं, कई बार 2 टेक्निकल, एक लाइव कोडिंग राउंड हो जाता है या कोडिंग असाइनमेंट हो जाती है, तो वो रहता है। और उसके बाद जैसे आपके जो टेक्निकल हो गए 2 या 3 डिपेंडिंग अपॉन जो भी मतलब आपका कंपनी का प्रोसेस है जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद जो टेक्निकल के बाद जो राउंड होता है, यहाँ पे HR एज सच कोई राउंड नहीं होता है। जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए मेरा कोई HR का राउंड नहीं हुआ है। टेक्निकल के बाद जो एक
काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं जिस चीज़ को, वो टीम फिट होता है। लाइक ये राउंड को कुछ ऐसा नाम दे देंगे, टीम फिट और मीट एंड ग्रीट द टीम और टीम डिस्कशन, इस तरह का, जिसमें आप जिस टीम के साथ काम कर रहे होंगे उस टीम के साथ आपका डिस्कशन होगा। और इंटरव्यू भी नहीं कह सकते, डिस्कशन की तरह होता है, जिसमें वो आपसे मे बी बिहेवियरल क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या करोगे। कोई फ्रेशर आपके साथ काम कर रहा है, आप उसको कैसे गाइड करोगे, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, कोई नया टूल मिल गया तो उस पर आप कैसे काम करोगे, आप कोई न्यू चीज़ कैसे लर्न करते हो। तो इससे वो आपका बिहेवियर बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और ये इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडिया में तो टेक्निकल हो गया तो इट्स लाइक बस आ गया ऑफर आपका, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इनके लिए जितना मतलब टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, उतना आपका बिहेवियर, मतलब आपका कैसा जो है सोशल सोशल स्किल्स कैसे हैं, सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ इंटरव्यू राउंड्स मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लोग ज़्यादा रखते हैं। इंडिया में हम 2-3 टेक्निकल देते हैं एंड इट्स जस्ट डन, उसके बाद आपका एचआर होना होता है, हो जाता है, नहीं तो वो भी कॉल पे हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स ज़्यादा रहते हैं, तो मिनिमम 3 तो हैं ही, मेरे साथ जो हुआ है मिनिमम 3 राउंड्स तो होते ही हैं हर एक कंपनी के अंदर, और ये मिनिमम है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज 4 to 5 इज़ लाइक वेरी नॉर्मल ओवर हेयर, कि 4 से 5 राउंड तो आपके रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि टेक्निकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा है। मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है लोगों को यहाँ पे टेक्निकल पे भी काफ़ी फोकस किया जाता है। आपको लाइव इन्वायरमेंट में कोड करने को बोला जाएगा कि 2-2 लोग आपको विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप कैसे कोडिंग कर रहे हो, आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इनफैक्ट एक कंपनी के साथ मेरा क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे कोड असाइनमेंट दे दिया था कि आपको विद इन 1 डे ये करके सबमिट करना है। एंड जो मेरा उसके बाद उसका रिव्यू सेशन हुआ था, जिसमें मतलब उन्होंने मेरे सामने मेरा कोड खोला था और क्रॉस क्वेश्चनिंग करी थी, एंड द गाइज वर लाइक दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू राइट अ प्रोडक्शन काइंड ऑफ कोड, वो भी एक ही दिन के अंदर फ्री में। वो मुझे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये प्रोडक्शन के लिए वो नहीं है, एंड आई वाज लाइक कि भाई फ्री में मैं प्रोडक्शन रेडी कोड तो नहीं दूंगी तुम्हें। तो दोनों को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, टेक्निकल को भी और सॉफ्ट स्किल्स को भी। एंड लास्टली गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं ये दोबारा से सब कर सकती, जॉब ढूंढने का काम कनाडा में, तो मैं क्या बेटर करती पहले से। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, रिक्रूटर्स तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड कर लिए थे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप लोगों को रीच आउट करने का कोशिश कर सकते हैं, जो मैंने एज सच नहीं किया था, कि आप रिक्रूटर्स को जो पोस्ट्स डाल रहे हैं आप उनको मैसेज लिख के भेजो, अपना रिज्यूमे अटैच करके भेजो पहले से ही, कि अगर आपके पास कोई ओपनिंग है तो मुझे बता दो, और अगर फ्यूचर में आती है तो बता दो। क्योंकि ये मैंने यहाँ पे आके करना शुरू किया था, क्योंकि तब तो मुझे जॉब बिल्कुल चाहिए ही थी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लोग अक्सर, आप जैसे उनको, अगर आप उनके कॉन्टेक्ट्स में आ जाते हो और अगर आप उनको बोल देते हो कि मैं एक्टिवली सर्च कर रहा हूँ, अगर उनके पास फ्यूचर में जैसे कुछ दिनों में कुछ आता है आपके फील्ड से रिलेटेड, तो वो आपको जरूर रीच आउट करते हैं, मेल करते हैं। इनफैक्ट अब मैंने जॉब स्टार्ट कर भी दी है, फिर भी काफ़ी रिक्रूटर्स मुझे अब भी रीच आउट करते हैं कि तुम्हारी प्रोफाइल से रिलेटेड हमारे पास ओपनिंग है, इफ यू आर स्टिल लुकिंग आउट। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा इंडिया में और यहाँ जैसे कनाडा यूएस में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो टाइमिंग्स का दिन रात का ही फ़र्क हो जाता है। तो फिर अगर वो लोग आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं ना, तो वो रात के टाइम पे करते हैं, विच इज़ क्योंकि वो हमारे लिए फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने पूरा दिन ऑफिस का काम किया हुआ है। फिर रात को कोई आपको बोलेगा कि भाई 11 बजे 12 बजे रात में इंटरव्यू दे दो, 1 बजे दे दो, तो हम रिलक्टेंट हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ था, मतलब मुझे बोलते थे वो इंटरव्यू के लिए, एंड मुझे ऐसा होता था यार मेरा तो दिमाग ही नहीं चलेगा 1 बजे 2 बजे। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करो, अगर आप ऐसा कर सकते हो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने नहीं दिया था, टू बी वेरी ट्रू ना, मैं नहीं कर पाई थी, मैंने बोला था मैं वहीं पे जाके देख लूँगी। पर पता है हमें वहाँ पे बैठे हुए तो ये लग रहा होता है कि जाके कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं, महीना लग जाएगा 2 महीने लग जाएंगे। बट जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना, तो आपका ना जो आप सोच रहे होते हो उससे अलग ही होता है। तो आप ना एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो यहाँ पे आके, क्योंकि ना हमारी करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया की और यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है। तो जब आपके वो पैसे निकलने शुरू होते हैं ना जेब से डॉलर्स में, तो वो बहुत ज़्यादा फील होते हैं। और फिर आपको एक एक महीना भी चुभता है। जैसे अगर आप देखो ना, यहाँ पे रेंट अब इंडिया की करेंसी के हिसाब से तो हम लाखों में रेंट पे करते हैं। सेम गोज़ फॉर ग्रोसरी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो चले जाते हैं, इतने सारा जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस यहाँ पे रहते हैं।
तो ये चीज़ काफ़ी फ़ील होने लग जाती है। प्लस आप न्यू एरिया में मतलब एक न्यू कंट्री में हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो आप काफ़ी चीज़ें जो है ना ये सारी आपके ऊपर आ जाती हैं। तो अगर आपकी जॉब पहले से ही सॉर्टेड है ना, तो आप थोड़ा रिलैक्स्ड रहोगे, इतना ज़्यादा यहाँ पे फ़ील नहीं होगा। ये चीज़ मैंने काफ़ी इग्नोर कर दी थी वहाँ पे रहते हुए। मुझे लगा था कोई नहीं, इतने साल से जॉब कर रही हूँ, 1 महीना रेस्ट ले लूँगी। बट ऐसा हम इंडिया में बैठे हुए सोचते हैं, यहाँ पे आके ये इतना ईज़ी नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन होती है जब आपके पास जॉब नहीं होती है, आपको कहीं से इनकमिंग नहीं दिख रही होती है मनी की। तो आई सजेस्ट यू डू दिस कि आप इंटरव्यूज़ जो हैं वो वहाँ से लेना शुरू कर दें। और थर्ड पॉइंट मेरा रहेगा कि क्या होता है ना, मेरे साथ जो हुआ था, मेरे काफ़ी लोगों से बात होती थी, मुझे लोग काफ़ी कॉल कर लेते थे, जैसे मैं अप्लाई करती रहती थी काफ़ी कि इंटरव्यूज शेड्यूल करने के लिए। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो मैं उनको सब सच बोल देती थी कि मैं इतनी तारीख को आ रही हूँ वहाँ पे, अभी मैं इंडिया में हूँ, मतलब ट्रूली सब बोल देती थी। तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते तब आप में कि अभी आपका 1 महीना है आने में ना, तो वो शेड्यूल नहीं करवाते इंटरव्यू। आपको बोलते हैं कि आप यहाँ पे लैंड कर जाओ एक बार, उसके बाद हमें बताना, देन विल हेल्प यू शेड्यूल योर इंटरव्यू। और ये भी रिक्रूटर्स ने, मेरे साथ जो हुआ था, मुझे रिक्रूटर्स ने बोला था कि यहाँ पे जो हायरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट रहता है। तो जैसे अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ले रहे हो तो आपको 1 वीक लगेगा, सब इंटरव्यू हो जाएगा, आपकी ऑनबोर्डिंग भी हो जाएगी विद इन 10 to 15 डेज। और अगर आप परमानेंट जॉब देख रहे हो तो मैक्सिमम 15 to 20 डेज लगते हैं और आपकी विद इन 20 डेज ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। एंड इट्स अ वाइट लाई। इसकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है, क्योंकि मुझे लगा था कि ठीक है यार, इतने दिन में हो जाती है यहाँ पे, तो ज्वाइनिंग जल्दी है इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि हम वैसे इसको डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, सोचते हैं कि ये लोग हमसे आगे हैं, तो लगता है कि हो सकता है इनका हायरिंग प्रोसेस फास्ट हो। बट इंडिया के कंपैरिजन में दीज पीपल आर वेरी वेरी स्लो। तो वहाँ पे तो हमारे रिक्रूटर्स जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। एक बार आप उनके रडार में आए, वो सारे इंटरव्यूज़ करवाते चले जाएंगे, आपका ऑनबोर्डिंग भी आपके हिसाब से रखेंगे कि आप कब ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये लोग जो है राउंड्स लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। चाहे आप इमीडिएटली अवेलेबल हो, ये इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं देते कि ये बंदा हमें इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता है। इस चीज़ को भी अहमियत नहीं देते कि हम इसे ऑफर लेटर दे चुके हैं, ये फ्री बैठा है, अगर इसको खाली छोड़ दिया किसी और कंपनी के पास चला जाएगा। और ये चीज़ें अपने हिसाब से करेंगे जब इन्हें लगता है, जब इनकी टीम अवेलेबल है, बहुत स्लोली स्लोली प्रोसेस चलता है। तो आप ये इंडिया से ही शुरू कर दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एक और चीज़ जो मेरे साथ मतलब सही नहीं हुई थी स्टार्टिंग में, मैं मतलब जिसने मेरी जॉब हंट को अफेक्ट किया है, वो ये है कि जैसे आप शुरू में यहाँ पे आते हो ना, तो आप कभी कभी किसी किसी दिन काफ़ी लो हो जाते हो। रीज़न बीइंग लाइक यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढना इतना मुश्किल है, यहाँ पे आपका जो आपके पास आते हो, आपके पास कार नहीं होती है, ट्रैवल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो आपको यहाँ पे आगे पता चलेगा, अगर आप नहीं हो तो शायद ना समझ पाओ। बट यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है उसमें भी डिफ़िकल्टी रहती है, चीज़ें काफ़ी दूर हैं। इंडिया में आपको पास पास लाइक मार्केट्स मिल जाती हैं, आपको कुछ भी नीड की चीज़ चाहिए, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा दूर हैं। तो और शुरू में आए हैं तो हमारे पास कार नहीं होती, कार ख़रीदना भी इस करंट मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तो इन चीज़ों की वजह से आपकी फैमिली आपके पास नहीं है, इतना ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है, हर एक चीज़ का डिफरेंस है, खाने पीने का भी डिफरेंस है। अगर आप बाहर से कुछ खाना चाहते हो, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो, तो इन चीज़ों की वजह से शुरू में बंदा कभी कभी काफ़ी लो फील कर जाता है। और फिर वो जब लो हो जाता है तो क्या होता है, आप इंटरव्यू नहीं दे पाते, आप अपना माइंड सेट प्रिपेयर नहीं कर पाते, आप बात नहीं करना चाहते कोई रिक्रूटर से। मेरे साथ ऐसा पर्सनली में हुआ है कि किसी किसी दिन मैं काफ़ी लो फील करती थी, मैं कॉल्स लेना भी अवॉइड करती थी कि कोई मुझे कॉल कर ले, नहीं यार आज नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत लो हूँ आज, या मुझे मतलब स्ट्रेस हो रहा है। तो आप ये ना करें, क्योंकि ओब्वियसली आप यहाँ पे जॉब हंट कर रहे हैं, इट विल अफेक्ट यू एडवर्सली। तो कोशिश करें अपना जो सेल्फ इस्टीम है वो हाई रखें, अपने क्लोज जो आपके लोग हैं उनसे बात करें। और यहाँ पे लोग ज़्यादा लोगों के सजेशंस पे ना जाएं, बहुत कम यहाँ पे लोग आपको कुछ अच्छा सजेस्ट करेंगे, ज़्यादातर लोग तो बस मैं इस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। लास्टली गाइज, जो मैं एक और पॉइंट मुझे लगता है आपकी हेल्प कर सकता है, वो ये है कि जैसे अगर आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, आपके पास आपका फर्स्ट लेटर जो ऑफर लेटर आ गया, या आपको कंफर्मेशन मिल गई है आपके एचआर से, आपके रिक्रूटर से कि यू आर फाइनलाइज्ड फ्रॉम आवर एंड और हम आपका ऑफर रिलीज कर रहे हैं, सेलिब्रेट इट, बट डोंट स्लो डाउन योर जॉब हंट। उसकी वजह से आप ये ना सोचिए कि अरे मेरा तो हो गया बस, अब मैं और इंटरव्यूज़ नहीं कर रहा या नहीं कर रही। आप अपना जॉब हंट जो है वो कंटिन्यू रखो, क्योंकि
पहला जो आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा वो लोवेस्ट साइड पे ही होगा, बिकॉज आपके पास सीटीसी तो था नहीं ऑलरेडी, तो जितना आपको किसी ने ऑफर किया उतना आपने ले लिया होगा। नेगोशिएशन भी स्टार्टिंग में आप इतनी नहीं कर पाते। तो जैसे आपको एक जॉब ऑफर अगर मिल जाता है तो आप स्टिल अपने जो है इंटरव्यूज़ कंटिन्यू रखो। जब आपका बाकी इंटरव्यूज़ में फिर से सैलरी डिस्कशन होता है या एचआर आपसे पूछते हैं तो आप बोलो कि हाँ मैं फाइनल स्टेजेस में हूँ, वहाँ पे मेरा फाइनल राउंड हो गया है, मेरा सैलरी डिस्कशन चल रहा है। तो ऐसे करके आप नेगोशिएट करने की कोशिश करो दूसरी जहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उन लोगों के साथ। जॉब हंट कंटिन्यू रखो लास्ट डे तक भी, जब तक आप कहीं पे ज्वाइन नहीं कर सकते। क्योंकि जो इंडियन मार्केट में होता है ना कि हम एक ऑफर पे दूसरे से मांगते हैं, उससे उतने परसेंट का हाइक मांगते हैं, आप सेम चीज़ यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ये मन में बात रखने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में था कि अरे यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा रिजेक्ट कर सकते हैं ऑफर लेटर की नहीं, अगर मैं ज्वाइनिंग टाइम पे एक्सेप्ट करके मना कर दूंगी तो क्या हो गया। सेम सिनेरियो है जैसा इंडिया में होता है, आप यहाँ पे अपने ज्वाइनिंग डेट पे भी मना कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने लोगों को देखा है वो ज्वाइन करके 1-2 दिन बाद मना कर देते हैं कि नहीं मुझे एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा और थिंग्स लाइक दैट। सो ट्राई गेटिंग द बेस्ट ऑफर फॉर यू, ट्राई योर बेस्ट पोटेंशियल हेयर। क्योंकि अगर एक बार आपने ज्वाइन कर लिया फिर तो कुछ टाइम आपका जाएगा ही जाएगा उसमें, और फिर उसके बाद ही आप कुछ हाइक का सोच सकते हैं। तो बेस्ट अपना ट्राई करो कि आप जितना मैक्सिमम हो सके उतने का ऑफर लेके स्टार्ट करो, चाहे आपको कुछ एक दिन ज़्यादा लग जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे ऑफर मेरा ज्वाइनिंग आ गया था, लेकिन क्योंकि मुझे कोई और ज़्यादा ऑफर दे रहा था तो मैंने उसमें ज्वाइनिंग की ही नहीं थी, और फिर मैंने 8-10 दिन बाद दूसरी जगह ज्वाइन किया है, बट विद अ वे बेटर ऑफर। तो ये एक और जरूर चीज़ आप ट्राई करो कि नेगोशिएशन बेस्ट रखो और बेस्ट ऑफर जो है वो लेके जाओ और अपने जॉब करनी यहाँ पे स्टार्ट करो। बेस्ट ऑफ लक गाइज। एंड लास्ट one more thing, I want to thank you guys for the support and love that you have shown in my last videos, and I am very thankful for that. Thank you.